गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो रोग बेशक जीती है विमान अध्याय का हम आज लास्ट लेक्चर जो है उसको देखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज का जो पोर्शन या टॉपिक का विषय वस्तु है वो बहुत ही कम है, तो इसीलिए इसी लिंक पे हम जुड़ेंगे दोबारा एक नवीन अध्याय के साथ। निदान स्थान की हम शुरुआत करेंगे, चरक निदान स्थान 5वां अध्याय। तो चलिए हम विमान स्थान का 8वां अध्याय जो शेष भाग है उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 16 में हमने देखा था, द्विविधा तु खलु तद्विद्य संभाषा भवति संधाय संभाषा विगृह्य संभाषा च। तो संधाय संभाषा के दो प्रकार हमने देखे थे। संधाय संभाषा ये जो शास्त्रीय चर्चा है उसके लिए आई है। संभाषा के दो प्रकार है, तो संधाय संभाषा और विगृह्य संभाषा। और उसमें से संधाय संभाषा का हमेशा हमने प्रयत्न करना चाहिए और विगृह्य संभाषा को टालना चाहिए। इसको हमने विस्तार से पिछले लेक्चर्स में देखा है। इसको आगे ले जाएंगे। 19वें श्लोक से आज हम चालू करेंगे। तत्र त्रिविधाः पराः संपद्यते। तो 3 कैटेगरीज ऑफ अपोनेंट्स आर देयर। और ये जो वर्ग किए हैं या प्रवर्ग किए हैं वह विशेषतः गुणानुसार किए गए हैं, न कि श्रेष्ठता और कनिष्ठता। तो शास्त्र चर्चा करते वक्त जिनके साथ हमने शास्त्र चर्चा करनी है या संभाषा करनी है उनको हमने पहले जानने की आवश्यकता है। इसीलिए चरकाचार्य हमें इसके 3 कैटेगरी बताते हैं और चक्रपाणि दत्त उसको स्पष्ट करते हैं कि ये जो त्रिविध वर्ग किए गए हैं वह गुण विनिक्षेप, यानी वो संपूर्णतः न तो एव कार्स्नेन, संपूर्णतः व्यक्ति का विचार न करते हुए केवल गुण के आधार पर इनके प्रकार किए गए हैं, प्रवर, अवर और सम। इसको हम सुपेरियर, इन्फेरियर, इक्वल इस पद्धति से भी हम देख सकते हैं। प्रवर का अर्थ होता है जो अपने जो यानी खुद हम हमारे विषय में विचार कर रहे हैं तो मेरे से जो श्रेष्ठ गुण वाला है उसे प्रवर कहेंगे। प्रत्यवर या उसको अवर भी कह सकते हैं, वह कौन है तो अपने से कम गुण वाला या न्यून गुण वाला। सो प्रत्यवराः हीन गुणाः, ऐसे चक्रपाणि दत्त बताते हैं। और समगुणाः समोवादी अपेक्षयति इति अर्थः। तो सम जो है तो अपने समान है, वो उसकी जो भी गुण रहेंगे वो अपने से यानी खुद के समान रहेंगे। इस प्रकार प्रतिपक्ष जो है उसके बारे में ये 3 कैटेगरी चरकाचार्य बताते हैं। उसके बाद परिषद यानी सिंपोजियम या असेंबली या सेमिनार हम कह सकते हैं आज की भाषा में, उसके विषय में चरकाचार्य जानकारी देते हैं। काफी लंबा चौड़ा 20वां गद्यमय श्लोक है। स एव द्विविधा सती त्रिविधा पुनः अनेन कारण विभागेन सुहृत् परिषद उदासीन परिषद प्रतिनिविष्ट परिषद च इति। तो ये परिषद के भेद बताते हैं। ज्ञानवती परिषद, मूढ़ परिषद, ये मुख्यतः ये 2 भेद परिषद के होते हैं। और जो मूढ़ परिषद बताई है उसके पुनः सब टाइप्स या उप प्रकार बताते हैं। सबसे पहले ज्ञानवती परिषद का अर्थ समझेंगे, ये है विद्वान जिसमें भाग लेते हैं। और मूढ़ परिषद का अर्थ जो है, इसका अर्थ हम शब्दशः न लेते हुए 2 प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। एक तो सबसे पहले उसके जो 3 सब टाइप्स है वो किस आधार पे बनाए हैं तो कारण भेद से बनाए हैं। तो पहला उसका सब टाइप है सुहृत् परिषद, दूसरा उदासीन परिषद और तीसरा प्रतिनिविष्ट परिषद। तो चक्रपाणि दत्त इसको बहुत अच्छे प्रकार से समझाते हैं। मूढ़ परिषद का अभिप्राय हमने ऐसे लेना है, वह बताते हैं जिस परिषद में मूर्ख ही भाग लेते हैं तथा उनका संचालन मूर्खों के ही अधिकार में रहता है। अब देखिए, फिर भी हमने यह समझना चाहिए कि जो उस विषय में तज्ञ
समुदाय नहीं है, उन्होंने उसका आयोजन किया है। जैसे समझिए, हमारे ही हेल्थ साइंस के बारे में अगर बात करें तो आयुर्वेद का विषय अगर कोई एलोपैथी संगठन द्वारा उसको हैंडल किया जा रहा है, उसके ऊपर सिंपोजियम आयोजन किया है, तो इसको मूढ़ परिषद हम कह सकते हैं, या वाइसे वर्सा। विशिष्ट कोई क्लिष्ट विषय है एलोपैथी का और उसके ऊपर अगर आयुर्वेद के लोग टिप्पणी कर रहे हैं या उसके बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, सिंपोजियम कर रहे हैं, वो भी मूढ़ परिषद में ही आएगा। तो ऐसे हम व्यवहारता उसका अर्थ ले सकते हैं। आगे जाते हैं तो ये 3 उप प्रकार जो है, सुहृद परिषद, उदासीन परिषद और प्रतिनिविष्ट परिषद, इनको हम समझेंगे। तो चक्रपाणि दत्त जी की भाषा में अगर कहें तो आविद्धम वक्रम कथयितव्यम इति वक्तव्यम उपहसता परम प्रतिवादिनम, यानी सबसे पहले उन व्यक्तियों के साथ हम शास्त्रार्थ करते समय कैसे सूत्र हमने इस्तेमाल करने चाहिए, परस्पर मिले हुए, यानी आविद्ध। दीर्घ सूत्र यानी बड़े बड़े। तो जैसे अभी ये सामने भी श्लोक जो है वो काफी लंबा चौड़ा है, तो ऐसा अगर सूत्र बता दिया तो सामने वाला व्यक्ति जो है तो अपने आप में परास्त हो जाएगा। तो इसको विस्तार से समझेंगे। मैं आपके सामने अभी डायरेक्ट उसका अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। परिषद ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन, शक्ति संपन्न यानी ज्ञानवान लोगों के ही परिषद में हमने हिस्सा लेना है और मूर्खों के नहीं। इनमें कभी कभी किसी के साथ जल्प नहीं करना चाहिए, यानी शास्त्र चर्चा केवल हमने करनी चाहिए, न कि विग्रहीय संभाषा करनी चाहिए। मूर्खों की मित्र परिषद हो या उदासीन हो, स्वयं ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन, शक्ति से रहित होने पर जिसका यश दूर तक न फैला हो, जिससे बड़े लोग द्वेष करते हो, स्वयं ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन शक्ति से रहित होने पर इनके साथ जल्प करना चाहिए। अब देखिए, ये अपनी बात रखने के लिए और उसको सिद्ध करने के लिए आयोजित जो भी हमने आयुर्वेद इतिहास में देखा था कि बहुत कमिटीज हमने वहां पे देखी थी, अगर आपको फर्स्ट ईयर याद है, तो उससे कुछ ना कुछ उन्होंने डिस्कशन करके, अभ्यास करके, एनालिसिस करके उन्होंने कुछ तथ्य सरकार के सामने रखे और उनमें से कुछ ना कुछ तथ्यों का स्वीकार किया गया है। बहुत सारे तथ्यों का स्वीकार नहीं किया गया है, ये बात अलग है, तो वो शायद उस वक्त की राजकीय व्यवस्था रहेगी। इसको आगे ले जाएंगे हम। प्रत्यवरेण तु सह समाभिमतेन वा विगृह्य जल्पता सुहृद परिषदि कथयितव्यम इत्यादि। तो ये जो विषय वस्तु है 21वां श्लोक से लेके 24वें श्लोक में विशेषतः ये जो प्रवर, अवर और सम, ये 3 कैटेगरी अपोनेंट की या प्रतिपक्ष की बताई है, उनके अनुसार मार्गदर्शन किया है। अपने से गुणों में अवर यानी अल्प गुण वाले या सम गुण वाले विद्वान के साथ मूर्खों की सुपरिषद हो या विद्वानों की विग्रह संभाषा हो, वह आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे उसकी प्रक्रिया भी बताई है। अवधान, श्रवण, ज्ञान, विज्ञान, उपधारण। उपधारण यानी जो बातें कही जाए उनको याद रखने वाला। वचन, प्रतिवचन शक्ति से संपन्न उदासीन परिषद में अपनी बातें कहते हुए समय सावधानी पूर्वक प्रतिपक्षी के गुण दोषों की परीक्षा करके हमने संभाषा करनी चाहिए। यहाँ पे चक्रपाणि दत्त बताते हैं साद्गुण्य दोष बलम, ऐसा जो शब्द आया है उसकी चर्चा करते हैं कि प्रतिपक्षी में विद्यमान अच्छे गुण एवं दोष, इनके बल का ज्ञान होना साद्गुण्य दोष बल कहा जाता है। ठीक है, तो और एक शब्द का विश्लेषण वो करते हैं, समवेक्ष च यत्र एनम श्रेष्ठम मन्ये। इसका अर्थ है श्रेष्ठम मन्ये इति। वह बताते हैं प्रतिवादी को अपने से ज्यादा गुणवान समझना चाहिए। प्रतिपक्षी से शास्त्रार्थ करने से पूर्व जिस गुण में उसे श्रेष्ठ समझे
उस विषय में अपने को अधिकृत न मानते हुए हम उस चर्चा का प्रारंभ न करें, सामने वाले को पहले चर्चा प्रस्तुत करें, करने दे, ऐसा उसका तात्पर्य हमने निकालना चाहिए। तो चक्रपाणि दत्त भी बहुत विस्तार से इसका कथन करते हैं। आपको अगर इसका अंग्रेजी अनुवाद चाहिए तो आपके सामने ये जो 4 स्लाइड्स है इसके विषय में आप देख लीजिए। जैसे मैंने बताया कि हर एक अध्याय का उपसंहारात्मक श्लोक, जिसे हम सारांश या समरी भी कह सकते हैं, तो वो आखिर में देने की एक मेथोडोलॉजी अपने संहिताकारों की दिखती है। और एट द टाइम ऑफ और एट द एंड ऑफ सेशन व्हाट यू कैन नो, ऐसे हम जो मॉड्यूलर आज के अभ्यास की पद्धति देखते हैं, उसी पद्धति से अध्याय के समापन के वक्त हमने इस अध्याय में क्या देखा या क्या विषय वस्तु हमने विस्तार से देखी, उसका कथन होता है। और वह 22 से लेकर 24वें श्लोक में इस अध्याय में प्रस्तुत किया है। अब देखिए, विशेषतः तत्र श्लोको विगृह्य कथयेद युक्तम च न निवारयेत। तो यहाँ से शुरुआत होके एवं प्रवृत्ते वादे कुर्यात्, यहाँ तक विषय वस्तु वर्णित है। तो इस श्लोक का अर्थ हम देखेंगे कि अपने से गुण में अवर अथवा सम गुण वाले जो है उनके ही साथ केवल हमने सुरत परिषद या सुहृत परिषद उनको समझ के उनके साथ संभाषा करनी चाहिए। और वहाँ पे कुशला नाभिनंदन्ति कलह समितौ सताम एवं प्रवृत्ते वादे कुर्या। और यहाँ पे विषय का या श्लोक का समापन करते वक्त उदाहरण देते हैं, श्रुतहीन यानी शास्त्र ज्ञान से रहित प्रतिपक्षी के दीर्घ सूत्रों को बोलकर वहाँ पे उनको पराजित करना चाहिए। और विज्ञानहीन अर्थात उन्हें सूत्रों के विशिष्ट अर्थों का ज्ञान नहीं है, ऐसे कष्ट वाक्यों द्वारा उनको पराजित करना चाहिए। ये मार्गदर्शन करते हुए समापन करते हैं कि सज्जनों की सभा में कलह को कुशल लोग पसंद नहीं करते। यानी कभी भी जो शास्त्रीय या संभाषा परिषद रहेगी, जिसे हमने संध्याय संभाषा नाम से देखा है, तो वहाँ पे कलह बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आइए इस श्लोक के बाद विशेषतः 25वें श्लोक में फिर एक बार शास्त्रार्थ करने से पूर्व क्या करना चाहिए वह बताते हैं। सभा में जो भी उपस्थित सदस्य है उनके साथ संधि कर उन्हें अपने पक्ष में करके अभ्यस्त विषयों जो दूसरे के लिए अत्यंत कठिन हो उनको प्रस्तुत कराए। या ऐसा अर्थ ले सकते हैं, चक्रपाणि दत्त बताते हैं, ऐसा कोई कार्य करे जिससे प्रतिपक्षी के सभी सदस्य उससे विमुख हो जाए और अपने अनुकूल होने पर यह कहे कि इस विषय को परिषद की अपनी इच्छा अनुसार, योग्यता अनुसार, प्रयोजन के अनुसार वाद के मर्यादा को स्थापित करना चाहिए और ऐसा कहकर हम शांत हो जाए। देखिए, एक हेल्दी डिबेट किस पद्धति से होनी चाहिए और हमारी विषय वस्तु या हमारा जो प्रस्तुत विषय है वो संपूर्णतः अगर योग्य है तो ये व्यावहारिक कुछ हथकंडे जो है वो चरकाचार्य बताते हैं हमें। यानी जो अपोनेंट है उनको अपनी तरफ खींचे या उनका जो प्रतिनिधि करने वाला प्रमुख व्यक्ति होगा उसको छोड़ के अन्य लोगों को अपने मत के साथ अनुमत कराए, उनको उनके साथ डिस्कशन करे और उनको अनुमत करके फिर वो प्रतिपक्षी जो है वो अपने आप जो है उसका बल कम हो जाएगा और अपना विषय जो है, शास्त्र चर्चा जो है या सिद्धांत जो है वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये एक व्यावहारिक बात 25वें श्लोक में चरकाचार्य बताते हैं। अब उसके बाद वाद मर्यादा के लक्षण वह बताते हैं। तत्र इदम वाद मर्यादा लक्षणम भवति, इदम वाच्यम इदम अवाच्यम एवं पराजितो भवति इति। तो वाद मर्यादा इसे लक्षण स्वरूप बताते हैं कि यह कहना है, यह नहीं कहना है और इस प्रकार पराजित होता है। यानी इसका अर्थ अगर हम आसानी से समझे तो वाद से पूर्व ही सभा
यह विषय तय करती है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और उसका आधार क्या बनाकर हमने सामने वाले को पराजित करना है। तो ये सभी हमने जानकर ही वाद या चर्चा जिसे कहेंगे उसमें हमने हिस्सा लेना है। चक्रपाणि दत्त इस पे विगृह्य संभाषा ऐसा वाद शब्द से अर्थ बताते हैं। यानी हमें कार्यकारणवाद हो या हमने सत्कार्यवाद, आरंभवाद ऐसे शब्द देखे हैं, वहां पे हम वाद शब्द जो है एज अ सिनोनिम देखते हैं सिद्धांत के लिए, ठीक है, या थियरी कंसेप्ट अंग्रेजी उसका हम ट्रांसलेशन हमने किया था। लेकिन यहाँ पे चक्रपाणि दत्त इस विषय के बारे में वाद शब्द का अर्थ जो है उसको विगृह्य संभाषा, यानी वहां पे कलह होगा या कलह जिसमें होता है ऐसी संभाषा, उसको बताते हैं। ठीक है, तो ये इस विषय के लिए सिर्फ हमने समझना चाहिए, न कि सभी विषयों के लिए। अब उसके बाद वाद मार्ग के ज्ञान हेतु, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में एसएक्यू में हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है कि वाद मार्ग ज्ञान के हेतु कौन कौन से हैं। इसको हम पद भी कह सकते हैं। तो पदार्थ विज्ञान में इनमें हमने संक्षेपतः देखा है, और आपके सिलेबस में इसको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के साथ जोड़ दिया था मौलिक सिद्धांत के रूप में। तो ये पहले विषय पदार्थ विज्ञान में आता था। यथा वो 44 ये हेतु बताते हैं, वाद मार्ग ज्ञान हेतु या वाद मार्ग ज्ञान के पद। तो उनको सिर्फ मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वाद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतु दृष्टांत उपनय निगमन उत्तर सिद्धांत शब्द प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य औपम्य संशय प्रयोजन सव्यभिचार जिज्ञासा व्यवसाय अर्थ प्राप्ति संभव अनुयोज्य अनुयोज्य अनुयोग प्रत्यनुयोग वाक्य दोष वाक्य प्रशंसा छल अहेतु अतीतकाल उपालंभ परिहार प्रतिज्ञा हानि अभ्यनुज्ञा हेतुअंतर अर्थांतर निग्रह स्थान। तो ये 44 जो वाद मार्ग है, तो चक्रपाणि दत्त इसको स्पष्ट करते हैं कि ये ज्ञानार्थ है, यानी वाद हेतु जानने योग्य ये हेतु होने की वजह से इनको वाद मार्ग कहा जाता है। इनका विवेचन आगे बीशजाम वाद मार्गो भीषक वाद मार्ग है, इस पद्धति से आगे वो उसके लक्षण बताते। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाद या वाद के लक्षण, तत्र वादो नाम यत् परेण सह शास्त्र पूर्वकम विगृह्य कथयति सच द्विविधाः संग्रहेण जल्पाः वितंडा च। यानी वाद उसे कहते हैं जिसे व्यक्ति प्रतिपक्षी के साथ शास्त्र पूर्वक विरोध करने के लिए कहता है। प्रतिपक्षी के कथन का शास्त्र प्रमाण पूर्वक विरोधार्थ जो बात कही जाती है उसे वाद कहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वाद के दो प्रकार हैं, जल्प और वितंडा। और अपने पक्ष को प्रमाण सहित रखना इसको जल्प कहते हैं, और इसके विपरीत जो है पक्ष को न रखकर दूसरे के पक्ष का केवल विरोध करना इसको वितंडा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाद मार्ग जो है, उसके बाद वाद और उसके प्रकार, यह भी जो है वह आपको हमेशा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब ये जो अध्याय है विमानस्थान के हमने शुरुआत में भी देखा था कि इसको नियते न्यायते दोष भेषजादि अनेन इति विमान, और इसका अगर हम स्थान देखें तो निदान के बाद विमान स्थान का स्थान। तो इसको स्पष्ट करते हैं कि आपको अगर परफेक्ट डायग्नोसिस अगर करना है, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट अगर डिसीजेस की आपको परफेक्ट करनी है, तो विमान स्थान को आपने ठीक से समझना चाहिए। और यहाँ पे आगे सिद्धांत इत्यादि के जो भी विषय वस्तु प्रस्तुत की है वो उसको ही द्योतित करती है कि जो भी विषय वस्तु शेष रही है वह इस 8वें अध्याय में समाहित करती है। और वहाँ पे फिर वाद करते वक्त
स्थापना, प्रतिष्ठापना, निगमन, हेतु, दृष्टांत, ये जो हमने पदार्थ विज्ञान में विस्तार से देखा था वह सब वचन इसमें आते हैं। तो उसमें 29वां श्लोक देखिए, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः स्वलक्षणैः श्लोक स्थाने पूर्वम उक्ताः। तो श्लोक स्थान का मतलब है सूत्र स्थान। तो सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में ही हमने इति उक्तम कारणम, तो कारण हेतु हमने वहां पे ये पदार्थ देखे हुए हैं, और उसमें भी हमने सामान्य विशेष से वहां पे शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ पे जो क्रम दिखता है हमें, द्रव्य गुण कर्म, तो दार्शनिक दृष्टि से जो क्रम है वह यहाँ पे गणना के तौर पे किया गया है। आगे जाते हैं, अथ प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम यथा नित्याह पुरुष इति। तो हमने पूर्व मुक्ता ऐसे कह के चरकाचार्य इस विषय को छोड़ देते हैं, क्योंकि 29वें श्लोक में जो बात बताई है वह सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में विस्तार से देख चुके हैं। तो प्रतिज्ञा के बारे में हमने समझना चाहिए, साध्य वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं, और यहाँ पे उदाहरण दिया है और वही उदाहरण फिर विशद करते हैं चरकाचार्य आगे विविध घटकों के द्वारा। अब देखिए, पहला उदाहरण है यहाँ पे, पुरुष नित्य है, तो जिसकी सिद्धि हो सकती है उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। आज के रिसर्च के लैंग्वेज में अगर कहें तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस निकाला जाता है सबसे पहले, और वो हाइपोथेसिस अगर प्रूव होता है और कंक्लूजन में भी वही निकलता है तो उसको हमने पुनः सिद्ध करना है। तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, पदार्थ विज्ञान में हमने ये जो परार्थानुमान के 5 घटक देखे थे जिसे पंचावय वाक्य भी कहा जाता है, वही मेथोडोलॉजी आज भी रिसर्च में फॉलो की जाती है। तो अथ स्थापना, उसके बाद स्थापना के बारे में बताते हैं। स्थापना नाम तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतु दृष्टांत उपनय निगमनय ही स्थापना। तो स्थापना को कैसे लेना चाहिए, आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। एक मिनट, मैं आपको एक श्लोक दिखाना चाहता हूं, उसको सामने रखेंगे और फिर आगे चलेंगे। स्थापना नाम तस्या प्रतिज्ञाया, तो पूर्वम ही प्रतिज्ञा पश्चात स्थापना। तो अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा को हेतु दृष्टांत उपनय निगमन, ये जो घटक है इनके द्वारा सिद्ध करना स्थापना है। तो देखिए, किस चीज की प्रतिज्ञा, किस विषय की प्रतिज्ञा की जाती है, तो जिसकी हम स्थापना कर सकते हैं। तो जैसे पुरुष नित्य है, ये प्रतिज्ञा हुई, उसके लिए हेतु क्या है, कारण। हेतु क्या है, कारण। अकृतकत्वात्, यानी वह पुरुष जो है वो किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, ठीक है। और दृष्टांत क्या है, यथा आकाश। तो यहाँ पे यथा आकाशम इति, यानी जैसे आकाश है वह अकृतक है और इसीलिए आकाश भी नित्य है, वैसे ही पुरुष नित्य है, ऐसा दृष्टांत यानी उदाहरण, एग्जाम्पल दिया जाता है। उपनय क्या होता है, जैसे आकाश किसी के द्वारा निर्मित न होने से नित्य है, वैसे ही पुरुष भी जो है वह नित्य है। और निगमन क्या है, तो इट्स अ रिपीटेशन ऑफ प्रतिज्ञा, तो इसीलिए पुरुष भी नित्य है, ठीक है। तो आशा है आपको ये सामने स्क्रीन में स्थापयति सिद्धम अर्थम परम प्रति साधयति इति स्थापना, ये चक्रपाणि दत्त विषय स्पष्ट करते हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। इसके अनंतर हम देखते हैं श्लोक क्रमांक 32। अब प्रतिष्ठापना के बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रतिष्ठापना नाम या तस्या एव पर प्रतिज्ञाया विपरीतार्थ स्थापना। तो इसको समझेंगे।
अब इसको भी उदाहरण जो दिया है, अनित्याः पुरुष इति प्रतिज्ञाः, बिल्कुल अपोजिट एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। देखिए, प्रतिवादी के द्वारा की गई प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करना, इसको प्रतिष्ठापना कहते हैं। पूर्व में किसी ने प्रतिज्ञा की है, जैसे हमने अभी देखा था कि पुरुष नित्य है, इसके विपरीत जो की जाएगी, यानी पुरुष अनित्य है, यानी प्रतिज्ञा के विपरीत जो स्टेटमेंट किया जाएगा उसको प्रतिष्ठापना कहते हैं। और हेतु बताता है, क्या ग्रंथकार बताते हैं, देखिए आपके सामने, हेतु ऐन्द्रिकत्वात् इति, यानी वह इंद्रिय गम्य है, इसके लिए वह इंद्रिय गम्य होने के कारण पुरुष भी जो है वो अनित्य है। दृष्टांत बताते हैं, यथा घट इति। अब देखिए, और इसीलिए हमने दर्शन शास्त्रों का अभ्यास करना आवश्यक है। पदार्थ विज्ञान में हमने देखा था कि हमें विषय वस्तु समझने के लिए आसानी होती है। दृष्टांत देते हैं घट का, उपनय बताते हैं, जैसे घट जो है वो इंद्रिय गम्य है, वैसे ही पुरुष भी जो है वो इंद्रिय गम्य है, और घट अनित्य है तो पूरी पुरुष भी अनित्य हो जाता है, यह निगमन होता है। तो इस पद्धति को हम कहेंगे प्रतिष्ठापना। नेक्स्ट 33 नंबर, वह है हेतु। अथ हेतु हेतु नाम उपलब्धि कारणम तत्प्रत्यक्षम अनुमानम ऐतिह्यम औपम्यम इति एभिः हेतुभिः उपलभ्यते तत्तत्व। यानी उपलब्धि के कारण जो है उनको हेतु कहा है। तो कारण संक्षिप्त अगर इसको समझेंगे हम तो क्या है कारण। अगर कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में आप डालते जाइए। प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य, औपम्य, इन हेतुओं के कारण जो प्राप्त होता है वह तत्व। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और उपमा, इनको हेतु यहाँ पे संबोधित किया है, वह कारण के अर्थ पे है, क्योंकि इनके द्वारा ही हम समझ सकते हैं। तो इन साधनों को हमने साधन या करण इस शब्द से इनको जाना है, या दार्शनिक इसको प्रमाण कहते हैं, चरकाचार्य परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उपलब्धि कारणम इति, तो यहाँ पे व्यापक साध्य की उपलब्धि का कारण। तो अगर आपको याद है तो व्याप्य और व्यापक, ऐसे हमने दो सर्कल निकाले थे, और उसमें व्याप्य क्या था और व्यापक क्या था, अग्नि और धूम में। कोई एक व्यक्ति बता दे। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक। अब जाते हैं उसके आगे दृष्टांत के बारे में। अथ दृष्टांताः दृष्टांत नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्याम यो वर्ण्यम वर्णयति। हमेशा हमने इसको, इस व्याख्या को प्रथम वर्ष में भी देखा था कि घट, पट, धूम, वह्नि ये उदाहरण क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि दृष्टांत यानी उदाहरण ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल कम क्षमता वाले व्यक्ति को भी समझ में आए। मैं मूर्ख इस शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक के पास अपनी ना अपनी बुद्धिमत्ता होती है, और त्रिविध शिष्य बुद्धि के अनुसार आयुर्वेद का अगर कथन किया गया है और उसको समझा जाता है, तो मैं इसमें बिल्कुल विश्वास रखता हूँ कि जो चर्म बुद्धि वाला है वह भी कुशाग्र बुद्धि वाला हो सकता है, और कुशाग्र बुद्धि वाला तैल बुद्धि वाला हो सकता है। परिश्रम की आवश्यकता है, अभ्यास की आवश्यकता है, ठीक है। तो मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम यो वर्ण्यम वर्णयति, तो जिसको समझ में आ जाए, मूर्ख और विद्वान इन दोनों को सरलता से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे उदाहरण देते हैं, अग्नि ही उष्णाः द्रवम उदकम स्थिरा पृथ्वी आदित्याः प्रकाशक इति। तो ये आप सबको बात समझ में आती है, इसलिए इसको मैं लंबा नहीं खींचूंगा। चलते हैं आगे। उपनय, तो उपनयो निगमनम च उक्तम स्थापना प्रतिष्ठापना व्याख्यायाम। उपनय इसका अर्थ होता है स्थापना और प्रतिष्ठापना, ठीक है। तो इसको हम आज की भाषा में
हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस ऐसा भी कह सकते हैं रिसर्च के लैंग्वेज में। उसके बाद आता है अथ उत्तरम। उत्तरम नाम साधर्म्य उपदिष्टे हेतौ वैधर्म्य वचनम, वैधर्म्य उपदिष्टे व हेतौ साधर्म्य वचनम। ठीक है, तो साधर्म्य हेतुओं के उपदेश करने पे विरुद्ध वचन और विरुद्ध हेतुओं के उपदेश करने पे साधर्म्य वचन कहना, इसको उत्तर कहा जाता है। वो तो उत्तर शब्देन यह जाति उत्तरम उत्तराभास इप्सितम। चक्रपाणि दत्त उत्तर शब्द से बताते हैं कि प्रत्युत्तर या प्रतिवाक्य या उत्तर, उत्तर का आभास, ऐसा उसका अर्थ लिया जाता है। साधक के साधर में मात्र प्रत्यवस्थान यथास्थिति को उत्तर विवरण में वह बताए। और वहां पे वो उल्लेख एक सूत्र का करते हैं न्याय दर्शन के, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही, यानी साधर्म्य वैधर्म्य की यथास्थिति जाति कही जाती है। तो साधर्म्य विशिष्ट और वैधर्म्य विशिष्ट ऐसा हमने कहाँ पे लिखा था, कोई एक बता दे। हाँ सही बात है, अब ये वचन जो है 37 नंबर हमने पहले प्रथम वर्ष में ही देख चुके हैं, तो इसको रिवाइज करेंगे। अथ सिद्धांताः सिद्धांतो नाम स यः परीक्षकैः बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयाः। इसलिए सिद्धांत इज नॉट इक्वल टू थियरी और कंसेप्ट। सिद्धांत सिद्धांत है और उसके चार प्रकार, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, हम इसको विस्तार से देख चुके हैं। यहाँ पे सर्वतंत्र के उदाहरण देते हैं, विशेषतः निदान व्याधियां एवं साध्य रोगों की चिकित्सा होती है। प्रतितंत्र सिद्धांत का उदाहरण देते हैं, अग्निवेश तंत्र में रसों की 6 संख्या बताई है और अन्य जगह पे 8 संख्या बताई है। इंद्रिया 5 है तो अन्य किसी स्थान पे 6 होती है, तो इसको प्रतितंत्र सिद्धांत के उदाहरण आप देखें। अधिकरण सिद्धांत का चरकाचार्य यहाँ पे उदाहरण देते हैं, विशेषतः मुक्त पुरुष कर्म बंधन में बंधे हुए नहीं रहते और निष्काम होने के कारण वह मुक्त पुरुष कर्म बंधन में नहीं बनते, ऐसा उदाहरण अधिकरण का देते हैं। और अभ्युपगम का देते हैं, वह द्रव्य को प्रधान मानकर विषय को कहेंगे, गुण को प्रधान मानकर विषय को कहेंगे। आप द्वितीय वर्ष में हो तो विशेषतः द्रव्य गुण विज्ञान विषय के फर्स्ट पेपर में आप देखोगे कि अगर रसों का कथन किया जाता है तो उनकी इतनी श्रेष्ठता बताई जाती है कि रस ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर गुण चालू होते हैं, फिर वीर्य चालू होता है, फिर प्रभाव चालू होता है, तो हर एक में उसका प्राधान्य श्रेष्ठत्व बताना, यह अभ्युपगम सिद्धांत के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रपाणि दत्त इसी को विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। समय की हमें मर्यादा है 40 मिनट की, तो इसीलिए थोड़ा यह विषय जो है आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अभी शब्द जो है उसका शुरू हो गया, अथ शब्दाः शब्दों नाम वर्ण समाम्नाय। तो इसको भी हमने शब्द प्रमाण में या आगम प्रमाण आप्त प्रमाण में हमने देखा था। वर्ण समाम्नाय, तो वर्णों का समुदाय को शब्द कहा जाता है। वर्ण का समुदाय जो है उसको शब्द कहते हैं। तो ये श्लोक क्रमांक 38 में ये विस्तार से चीज आती है और इसको वर्ण समाम्नाय यानी वर्ण का समूह, वर्णों का मेल, और उसके 4 प्रकार बताते हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो एफएक्यू यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में इसका भी जो है वो समावेश होता है, तो इसको आप ध्यान रखें। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो दृष्टार्थ का अर्थ होता है त्रिविध हेतुओं के द्वारा दोष प्रकोपित होते हैं और षडुपक्रम के द्वारा वह शांत होते हैं। इसको आप स्पष्ट स्वयं के सामने देख सकते हो, इसलिए इन वचनों को दृष्टार्थ कहा जाता है। और अदृष्टार्थ क्या है? पुनः अस्ति प्रेत्य भावाः, अस्ति मोक्ष इति, यानी मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, मोक्ष का अस्तित्व है। जो विषय इंद्रिय गम्य न हो, केवल शास्त्र के
ज्ञान के आधार पे जिसे स्वीकार किया जाता है उसे अदृष्टार्थ कहते हैं। और सत्यो नाम यथार्थ भूताः, तो सत्य और अमृत ये जो तीसरा और चौथा प्रकार है, तो सत्य को कहा है जो यथार्थतः हो, यानी आयुर्वेद के उपदेश साध्य व्याधियों की सिद्धि के उपाय अर्थात चिकित्सा के उपाय और किए गए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, ये सत्य प्रकार का शब्द। उसके बाद अमृत यानी सत्य के विपरीत, साध्य व्याधियों की चिकित्सा नहीं होती है, कार्य का फल नहीं होता है, चिकित्सा असाध्य होती है, इस प्रकार के जो वचन रहेंगे वह अमृत इस प्रकार में आ जाए। तो शब्द के हमने 4 प्रकार देखे। चरकोक्त शब्द प्रकार ये टिप्पणी पूछी जाती है, तो वह है दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अमृत। अब इसके बाद प्रत्यक्ष की चर्चा होती है। अतः प्रत्यक्षम नाम तद यद आत्मना च इंद्रियैश्च स्वयं उपलभ्यते तत्र आत्म प्रत्यक्षाः सुख दुख इच्छा द्वेषादयाः शब्दादयाः तु इंद्रिय प्रत्यक्षाः, यानी जो आत्मा और इंद्रियों के द्वारा स्वयं को प्राप्त करता है उसे, और वहां पे उदाहरण देते हैं सुख दुख इच्छा द्वेष, ये विषय जो है वो आत्म प्रत्यक्ष है। और शब्दादि जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रसगंध वह कैसे है, तो वह इंद्रिय प्रत्यक्ष है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हमें मिलते हैं। एक है आत्म प्रत्यक्ष, यानी आत्म प्रत्यक्ष की टीका बताते हुए चक्रपाणी दत्त बताते हैं आत्मन इति मनसा तेन मानस प्रत्यक्षम सुखादिम अवरुध्यते, यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है वह क्या है, बाह्य प्रत्यक्षम गृह्यते। तो यहाँ पे इसको हमने प्रत्यक्ष के 2 प्रकार देखे थे, लौकिक और अलौकिक, दर्शनकारों की भाषा में। तो उसको ही चरकाचार्य जो है वह चिकित्सा के हेतु स्वास्थ्य रक्षण हेतु उसको बताते हैं। अनुमान अथ अनुमान तर्को युक्ति अपेक्षा यथा अग्नि जरण शक्त्या बलम व्यायाम शक्त्या श्रोत्रादिनी शब्दादि ग्रहणेन इति एवं आदि। तो यहाँ पे जो आत्मा और इंद्रिय इनके द्वारा प्रत्यक्ष जानने के बाद अनुमान यानी तर्क, यह उसका सिनोनिम बताते हैं। और युक्ति सापेक्ष तर्क जो है उसे अनुमान कहा जाता है। जैसे पचन शक्ति का अनुमान, कैसे पचन शक्ति जो है उसके द्वारा अनुमान अग्नि का किया जाता है, व्यायाम की क्षमता के द्वारा जो है वह बल का अनुमान किया जाता है। तो हमारी समय अवधि जो है वो यहाँ समाप्त होती है, इसलिए इस विषय को यहाँ हम आज के लेक्चर में यही रोकते हैं और आगे जो शेष भाग है उसको देखें।